अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ लेक्चर नंबर 2 एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स क्या होते हैं? तो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3 तरीके से, यानी कि कौन होंगे कंडक्टर्स, कौन होंगे इंसुलेटर्स और कौन होंगे सेमीकंडक्टर्स। तो सॉलिड्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है यानी कि एक्यूरेट बिहेवियर जानना है तो हमें होते हैं हमारे पास थ्योरीज 2, यानी कि एक तो होती है एनर्जी बैंड थ्योरी और दूसरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो 2 थ्योरीज होती है हमारे पास, जिससे हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है वो कंडक्टर होगा, वो इंसुलेटर होगा या वो सेमीकंडक्टर होगा। मगर इन 2 थ्योरीज में एनर्जी बैंड जो थ्योरी है, एनर्जी बैंड थ्योरी, इट इज मोर एक्यूरेट, यानी कि ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड, कि वो सॉलिड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। तो आज जो हमारे पास जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इट इज एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो कैसे एनर्जी बैंड सॉलिड्स में बनते हैं, तो उससे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई सॉलिड जो है वो कंडक्टर होगा, वो इंसुलेटर होगा या वो सेमीकंडक्टर होगा। तो अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो बाद में हम जो नए लेक्चर्स आएंगे उनमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट आज हमारा मेन मकसद है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स को एक्सप्लेन करना। तो कैसे हम कह सकते हैं, हमारे पास जो आइसोलेटेड एटम होता है, यानी कि हमने जो पिछले यूनिट में पढ़ा था आइसोलेटेड एटम, तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल्स को देख लेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक हाइड्रोजन एटम लेंगे, तो से हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और बोहर मॉडल मालूम है। तो आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल्स को अगर हम देख लेंगे तो कैसे होती है, तो हमारे पास जो भी कोई आइसोलेटेड एटम होता है तो उसकी एनर्जी लेवल्स, अगर हम हाइड्रोजन एटम को लेंगे, आइसोलेट हाइड्रोजन एटम को, तो उसकी जो एनर्जी लेवल्स होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स होती है दीज आर डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि अगर हम ग्राउंड स्टेट को देखेंगे तो इतनी एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और अप टू इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो इसकी जो सारी एनर्जी लेवल्स होती है वो डिस्क्रीट होती है। बट क्या होता है कि इन्हें क्रिस्टल, अगर हम एक क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो अगर हम देख लेंगे 2 एटम्स हो, मान लो हमारे पास 2 एटम्स है, अगर हम 2 एटम्स को साथ में लाएंगे तो वो इंटरेक्ट होना शुरू होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 एटम्स लेंगे, ये एक एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये है और ये दूसरा एटम है, से हमने हाइड्रोजन एटम ही लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे रख लेते हैं। तो जब आइसोलेटेड थे तो आइसोलेटेड में क्या होता था कि आइसोलेटेड में एनर्जी लेवल डिस्क्रीट थे, बट जो ही हम ये इन्हें साथ में ले आते हैं तो इंटरेक्शन शुरू होती है, यहां से इंटरेक्ट करना शुरू होते हैं इंटरेक्शंस। तो इन इंटरेक्शंस की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसे ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन कर रहा है तो ये इसे यहां से भगा देगा, बट जो ये इलेक्ट्रॉन है इसे इसका न्यूक्लियस, नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अब ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो इंटरेक्शंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस इंटरेक्शंस की वजह से क्या होता है कि ये एनर्जी लेवल जो होती है डिस्क्रीट, ये सुप्लिट होना शुरू होती है, सुप्लिट्स, यानी कि ये सुप्लिट होती है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ही हम इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक ले आते हैं एक क्रिस्टल बनाने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, इंटरेक्शन विथ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन विथ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंटरेक्शन करना शुरू करता है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर 2, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अब ये न्यूक्लियस इंटरेक्ट कर रहा है, इस नेबरिंग, तो ये इंटरेक्ट करते हैं विथ नेबरिंग न्यूक्लियस। तो नेबरिंग न्यूक्लियस से ये इंटरेक्ट होना शुरू होते हैं।
तो अब क्या होता है इनमें, अगर आइसोलेटेड एटम में हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो ही हम इन्हें इंटरेक्ट करते हैं यानी कि इंटरेक्शंस देते हैं, तो इंटरेक्शन की वजह से इसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन अब रिपल्शन करना शुरू करता है, बट उसी इलेक्ट्रॉन को नेबरिंग न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंड नहीं है, बल्कि इसे ये न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पे इफेक्ट करेगा। तो क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो स्प्लिट होना शुरू होते हैं। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास दो आइसोलेटेड एटम्स है, हाँ दो एटम्स है जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, फिर हम 4 लेंगे, फिर इसी के साथ साथ n इलेक्ट्रॉन्स n एटम्स लेंगे जो एक क्रिस्टल बनाएंगे, उनमें एनर्जी लेवल्स का क्या होता है। तो अगर हम पहले देख लेंगे, इफ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम्स, तो हमने 2 एटम्स लिए, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटरेक्ट होना शुरू होंगे, तो उसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट होना शुरू होंगी। तो अगर हम यहां से देख लेंगे कि हमारे पास 2 एटम्स हैं और यहां से देख लेंगे उनकी एनर्जी, तो हमारे पास 2 एटम्स है, तो ये एक एटम की जो वैलेंस शेल है वो रिप्रेजेंट कर रही एनर्जी लेवल, तो ये दूसरे एटम की एनर्जी लेवल है। अब हमने 2 एटम्स को इंटरेक्ट किया, तो ये जो है ये अपनी एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट करेगा 2 एनर्जी लेवल्स में। तो एक एनर्जी लेवल ये थी, ये स्प्लिट हुई 2 लेवल्स में। तो ऐसे ही ये एनर्जी लेवल ये भी स्प्लिट होगी 2 लेवल्स में। तो अगर हमने क्या देखा कि इससे पहले यहां तक जो था, अगर हम यहां देखेंगे कि ये जो आइसोलेट थे, यहां तक तो ये आइसोलेट थे, अब इन्होंने यहां पे क्या की, इंटरेक्शन, अब ये एक दूसरे के साथ आ गए, एक क्रिस्टल बनाना है, तो इंटरेक्शन यहां से शुरू हुई, तो इंटरेक्शन की वजह से इसकी एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है। अगर 2 एटम्स हुए तो 2 लेवल्स बनेंगे, यानी कि ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 लेवल्स। तो एक एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हुई। तो इसी के साथ अगर हमारे पास ऐसे 4 एटम्स होंगे, हमने 4 एटम्स की एनर्जी लेवल ली, जब वो दूर थे तो आइसोलेटेड में इनकी एनर्जी ऐसी थी, तो क्या होगा कि हमने 4 एटम्स लिए, तो इनकी एनर्जी लेवल यानी कि ऐसे 4 हिस्सों में स्प्लिट होगी, ऐसे इसकी एनर्जी भी 4 हिस्सों में स्प्लिट होगी, ऐसे इसकी भी। तो जितने हम एटम्स ले रहे हैं उतनी एनर्जी लेवल्स भी स्प्लिट होती है, यानी कि एक एनर्जी लेवल एक एटम की स्प्लिट हो रही है 4 में। तो ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, हमने यहां से 4 एटम्स लिए थे, तो 4 एटम्स ने इंटरेक्शन शुरू की, तो क्या हुआ कि उनकी एनर्जी लेवल स्प्लिट होना शुरू हो गई। अब अगर हम ऐसे ही ये 4 नहीं लेंगे, बट हम कहेंगे कि ये थे n एटम्स, तो n एटम्स में क्या होगा, तो n एटम्स में एनर्जी लेवल्स n बनेंगी, तो एक एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट होती है, तो ये एक कंटिन्यूअस बैंड बना देती है, यानी कि ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगी n लेवल्स में, जिसमें कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है इससे, यानी कि अगर हम ये देखेंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी होती थी। तो ऐसे ये कंटिन्यूअस बैंड बना देते हैं ये, अगर हम n एटम्स लेंगे। तो अगर हम एक क्रिस्टल में आप देख लेंगे कि जो एक क्रिस्टल बना रहे हैं, हमने देखा कि क्या होता है कि अगर आइसोलेट एटम होता है तो उसमें एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, बट जब ये एनर्जी लेवल्स यानी कि ये एटम्स इंटरेक्ट होना शुरू होते हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, तो इनकी एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है। तो जितने एटम्स होंगे उतनी एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता जाएगा। तो अगर हम पहले अब देख लेंगे कि जो एक क्रिस्टल बना है, तो उसमें एटम्स जो होते हैं, हर एक एटम की एक यूनिक पोजीशन होती है। मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहां से हम एक क्रिस्टल बना लेंगे, से इट इज ए क्रिस्टल विच इज मेड अप ऑफ n एटम्स। तो n एटम से ये क्रिस्टल बना है, तो हर एक एटम जो होगा, यानी कि अगर हम यहां से एक एटम लेंगे तो इस एटम और यहां पे जो एटम होगा तो इसकी यूनिक पोजीशन है, और जो यहां पे एटम होगा उसकी अपनी यूनिक पोजीशन है, जो यहां पे एटम होगा उसकी अपनी यूनिक पोजीशन है, यानी कि हर एक की अपनी अपनी यूनिक पोजीशन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी कोई एटम होता है क्रिस्टल में, तो एवरी एटम हैज ए यूनिक पोजीशन। तो हर एक एटम की यूनिक पोजीशन है क्रिस्टल में।
उसके बाद जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी यूनिक पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिक पोजीशन। क्यों यूनिक पोजीशन होगी? यानी कि ये जो एटम है इसे अंदर वाले एटम के साथ इंटरेक्ट करना, पर बाहर कोई इसका एटम नहीं है तो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम यहां देखेंगे ये एटम, तो इसे इनके साथ इंटरेक्ट करना है, बट जो बाहर के हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो हर एक की अपनी यूनिक पोजीशन होती है एटम की इन ए क्रिस्टल। तो उससे इलेक्ट्रॉन की भी एक यूनिक पोजीशन बनती है। तो इनकी जो इंटरेक्शंस होंगी, यानी कि जिनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन भी यूनिक ही होंगी, क्योंकि इस एटम को या इसके इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग एटम के साथ ही इंटरेक्ट करना है। तो ऐसे इंटरेक्ट करेगा नेबर, बट जो ये है इसे यहां इंटरेक्ट नहीं करना है, बट अंदर वालों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो हर एक की इंटरेक्शन अलग अलग होगी, तो हर एक एटम की एनर्जी लेवल्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो एवरी एटम या एवरी इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो हर एक की एनर्जी लेवल्स जो होंगी वो डिफरेंट ही होंगी। तो इस तरह हमने देखा कि एनर्जी लेवल्स जो होती है आइसोलेटेड एटम्स की, जो ही हम पास ले आते हैं एक क्रिस्टल बनाने के लिए, तो उनकी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होना शुरू होती है। अगर हम यहां से एक एग्जांपल लेंगे, यानी कि हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल से वी हैव ए सोडियम एटम। तो एक सोडियम एटम हम लेते हैं, यानी कि सोडियम क्रिस्टल उठाओ जिसमें सोडियम एटम्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, कैसे एक बैंड बनेगा इस सोडियम क्रिस्टल में, उनकी यानी कि जो आइसोलेटेड एटम्स थे उनका जब हम देखेंगे कि वो आइसोलेटेड एटम्स आपस में आ गए, इंटरेक्ट होना शुरू हुए, तो कैसे इनकी एनर्जी लेवल्स बनती है, एक बैंड कैसे बनता है। तो अगर हम यहां से कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, 1 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि जो सोडियम क्रिस्टल है उसमें से हमने 1 मोल ऑफ सोडियम लिया है, तो हमें मालूम है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एटम्स होते हैं 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने एटम्स होंगे। तो अगर हम इन्हें देख लेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स होती है, हमें मालूम है कि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है। तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहले 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। पर 3s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कोई जो 3s होती है, 3s स्टेट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो ये जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि जो अंदर वाले स्टेट 1s, 2s और 2p जो है, दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। तो ये फिल्ड है, बट ये जो 3s स्टेट है ये अनफिल्ड है, यानी कि इसमें एक और आ सकता है। तो अभी इसमें एक और नहीं है। तो अगर हम इसका आइसोलेट एटम देखेंगे, यानी कि हम पहले इसका एक आइसोलेटेड एटम लेंगे, तो उसकी एनर्जी लेवल्स देख लेंगे, फिर एक मोल ऑफ सोडियम लिखेंगे तो उसमें एनर्जी लेवल्स का क्या होगा वो देखेंगे। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे कि यहां से एनर्जी लेंगे और यहां से इसकी स्पेसिंग लेंगे, तो एनर्जी, तो अगर हम पहले देखेंगे आइसोलेटेड एटम था, यानी कि आइसोलेटेड सोडियम एटम है, आइसोलेटेड Na एटम। तो इसकी पहली जो स्टेट है 1s, ऐसी है, 2s, ऐसे ही 3s, 1s, 2s, 2p और 3s। तो ये थी इसकी स्टेटस, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, बट 3s इज अनफिल्ड। तो अब हमने इस सोडियम एटम्स को, आइसोलेट एटम्स को कंबाइन किया और एक क्रिस्टल बनाया। तो क्या होगा, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही अंदर ही रहेंगे, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये लेवल ऐसे ही रहेगी क्रिस्टल में भी, क्योंकि ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है तो इंटरेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हम ये देखेंगे तो ये स्टेट डिवाइड होगी ऐसे, तो ये एक बैंड बनाएगा एनर्जी का, अपनी स्टेटस को इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिट करना शुरू कर देगा।
ऐसे ही अगर हम ये थी 1s 2s, तो क्रिस्टल में 2p का क्या होगा, वो भी इंटरेक्ट होना शुरू होंगे, तो एक बैंड बनाएंगे, अपनी एनर्जी लेवल उसको स्प्लिट करते जाएंगे। और जो 3p अनऑक्युपाइड है, अनफिल्ड, तो ये भी अपनी एनर्जी लेवल्स, क्योंकि आइसोलेट एटम की लेवल्स डिस्क्रीट थी। अब हमें यहां कितने एटम्स है, यहाँ 10⁻23 एटम्स है। तो अभी पिछले जो मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर n एटम्स होंगे तो n लेवल्स बनती है। तो ऐसे यहाँ कितनी लेवल्स बनेंगी, यानी कि एक एनर्जी लेवल कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगी, तो यहाँ से हमें मिलेंगी 10⁻23 एनर्जी लेवल्स। तो जो कंटिन्यूअस होंगी, यानी कि यहाँ से कितनी एनर्जी लेवल मिली हमें, 10⁻23 एनर्जी लेवल्स मिलेंगी हमें यहाँ से। तो इतनी एनर्जी लेवल्स मिलेंगी क्योंकि इतने एटम्स है, क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ सोडियम लिया था। तो ये जो इतनी एनर्जी लेवल्स है, मान लो हम इसकी डिफरेंस यानी कि एनर्जी डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी इतनी है, यानी कि तो क्या हुआ इसमें कि जो एनर्जी इतनी थी आइसोलेटेड एटम की, तो कुछ इसमें से स्प्लिट हुई ज़्यादा एनर्जी में, कुछ इसमें से स्प्लिट हुई कम एनर्जी में। तो टोटल कितनी लेवल्स मिली हमें, 10⁻23। तो ये जो इतनी लेवल्स है ये बनाती है, फॉर्म्स है कंटिन्यूअस बैंड। तो ये कंटिन्यूअस बैंड बनाती है। असल में तो ये डिस्क्रीट है, बट क्योंकि 10⁻23 एटम्स, तो हमें दिखेगा कि ये एक, यानी कि जब इतने सारे एटम्स कंबाइन हो गए तो हमें यहाँ से इतनी एनर्जी लेवल्स मिल गई कि इतने एनर्जी लेवल्स इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिट हो गई, तो ये कंटिन्यूअस बैंड बनाते हैं। और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये, यानी कि अगर हम देखेंगे कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अफेक्टेड, तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो इंटरेक्शन से अंदर होते हैं, यानी कि उन नेबरिंग एटम से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम एटम था, तो जो पहली शेल है और यहाँ से दूसरी, तीसरी और नंबर 4th, ऐसे ही यहाँ से एक सोडियम एटम, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो इंटरेक्ट ये और ये ज़्यादा इसमें हिस्सा नहीं लेंगी, तो ये और ये स्टेटस आपस में हिस्सा लेती है, जिस वजह से ये कंटिन्यूअस बैंड बनाती है। तो ये कंटिन्यूअस बैंड था, इनर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नहीं हुआ। और जो ये बैंड्स, यानी कि अगर हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स बट 2 कंजुगेटिव एनर्जी, यानी कि ये एक लेवल है, दूसरी लेवल, तीसरी, तो अगर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स, तो डिफरेंस कितनी होगी, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स, तो उनमें कितनी डिफरेंस होगी, वो होती है यानी कि 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास कितने एटम्स है, 10⁻23, तो इसे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1 10⁻23, तो कैसे मिलेगा हमें डिफरेंस बिटवीन द 2 कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स, तो वो मिलेगी 1 डिवाइड बाय 10⁻23, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डिफरेंस है, कितने एटम्स थे, 10⁻23, तो कितनी डिफरेंस मिलेगी, 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की डिफरेंस मिलेगी हमें यहाँ से, जो 2 कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान होगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमने अभी देखा कि आइसोलेट एटम की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, बट जब ये एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट होना शुरू होते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं, तो हर एक एनर्जी लेवल स्प्लिट होती है। यहाँ पे कितने एटम्स थे, 10⁻23, तो इतनी सारी लाइन्स मिलेंगी हमें, ये मतलब ड्यू टू इंटरेक्शंस, तो ये कंटिन्यूअस बैंड बनाते हैं। ये थी यानी कि सोडियम क्रिस्टल की। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब हम क्या लेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होगा, तो अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, पहले हमने सोडियम की एग्जाम्पल ली थी, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे सिलिकॉन की, जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल कंसिडर करेंगे जिसमें n एटम्स होंगे। तो हमें मालूम है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है Z, वो है 14। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आ सकते हैं, बट यहां पे हमें 2 ही है। तो अगर हम
इन्हें डिवाइड कर लेंगे तो पहले 1s में इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, गो 1s2। ऐसे ही 2s जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही 2p में कितने हैं, 6 है, तो ये भी फिल्ड है स्पिन अप स्पिन डाउन के साथ साथ। तो 3s 2p6 भी फिल्ड है। ऐसे ही हमारे पास 3s है तो वो भी फिल्ड है 3s2। बट जो हमारे पास 3p है इसमें, तो 3p जो है इसमें कितने आ सकते हैं, यानी कि px py और pz में। तो ऐसे ही px जो इसका होगा py और pz, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आ सकते थे 6, बट कितने हैं अभी, इसमें सिर्फ 2 है। तो अगर हम देखेंगे ये जो लेवल्स है यहां तक, दीज आर कंप्लीटली फिल्ड, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर हम देखेंगे यानी कि यहां तक तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, बट ये वाली स्टेट है ये क्या है, यानी कि अनफिल्ड। इसमें 6 आ सकते हैं बट अभी इसमें 2 ही है। तो अगर हम इस स्टेट को देखेंगे यानी कि इस स्टेट में कितने हैं, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ये है, बट एक क्रिस्टल में हमने कितने एटम्स लिए हैं, n एटम्स। तो एक सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक सिलिकॉन एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस हमने कितने एटम्स लिए हैं, n एटम्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने अब एटम्स है इस वाले सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने एटम्स है, तो वो हुए 14n। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्रिस्टल में जिसमें n एटम्स है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14n इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 14n इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, जो एनर्जी लेवल है, कौन सी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल 1s, जो एनर्जी लेवल पहली है, तो इसमें कितने स्टेटस है, 2, बट एक क्रिस्टल में कितने होंगे, 2n स्टेटस। तो जो पहली एनर्जी लेवल है इसमें 2n स्टेटस है। जो दूसरी एनर्जी लेवल है, अगर हम लिखेंगे एनर्जी लेवल कौन सी, 2s, तो उसमें भी कितनी स्टेटस आएंगी, 2n स्टेटस मिलेंगी हमें। ऐसे ही अगर हम देखेंगे एनर्जी लेवल कौन सी, 3s वाली, 2p वाली, तो 2p में कितने आएंगे, 6n स्टेटस होंगी। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे कौन सी एनर्जी लेवल 3s, तो एनर्जी लेवल जो होगी 3s, तो उसमें भी कितनी है, ऐसे ही 2n है, 2n स्टेटस। खुद की 2 स्टेटस और n इलेक्ट्रॉन जो बनाएंगे तो इतनी स्टेटस बनेंगी। ऐसे ही एनर्जी लेवल जो होगी कौन सी, 3p, उसमें भी सिर्फ 2n स्टेटस है, बन सकते कितनी, यानी कि 6n स्टेटस है उसमें, बट उसमें इन 6n स्टेटस में कितने फिल्ड है, तो इनमें 2n फिल्ड है, बट जो 4n है दैट इज अनफिल्ड। तो ये 2 फिल्ड है इन 6 में से, बट ये जो 4 है दीज आर अनफिल्ड। तो ये है अभी सिलिकॉन क्रिस्टल। नाउ अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल को अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस तरीके से पढ़ना चाहेंगे कि कैसे एक एनर्जी बैंड बनेगा सिलिकॉन क्रिस्टल में। तो ऐसे बनाएंगे हम, यहां से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, और यहां से लेंगे हम एनर्जी। तो जब एटम्स आइसोलेट थे यानी कि बहुत दूर, तो ऐसे ही हमारी जो स्टेटस है, ये जो आइसोलेट, यानी कि यहां पे हम क्या कहेंगे कि एटम्स आर वेरी फार, तो बहुत दूर है, तो अभी इंटरेक्शन शुरू नहीं हुई है, तो यहां से 1s स्टेट उसकी 1s, ऐसे ही 2s, तो ऐसे ही 2p, और यहां से 3s और 3p।
तो जब एटम्स बहुत दूर थे तो ऑब्जर्वेशंस कैसे करेंगे हम, कि हम पहले कहेंगे कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एटम्स के दरमियान थी वो बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त क्या एटम्स खुद को इंडिविजुअल बिहेव कराएंगे और उनकी एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होंगी, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर। तो पहली ऑब्जर्वेशन हम यहां से देखेंगे, नंबर फर्स्ट, व्हेन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, व्हेन आर इज ग्रेटर देन या व्हेन आर इज इक्वल टू सम डिस्टेंस d3, यहां रख लेंगे। तो ये हमारी डिस्टेंस हुई d3। तो d3 इज ग्रेटर देन, जो एटम जब इंटरैक्ट शुरू होंगे, यानी कि उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम a डिनोट करेंगे, फिर आगे बताएंगे ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होती है जब इंटरैक्ट होना शुरू होते हैं, यानी कि क्रिस्टल बनेगा। तो व्हेन r इज इक्वल टू d3, तो इस वक्त क्या होता है कि जो एटम्स होंगे सिलिकॉन क्रिस्टल के, तो एटम्स बिहेव करेंगे इंडिविजुअल, एटम्स बिहेव्स एज इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल बिहेव करेंगे तो एनर्जी लेवल्स क्या होंगी, तो इनकी एनर्जी लेवल्स होंगी डिस्क्रीट, शो डिस्क्रीट बिहेवियर। तो ये डिस्क्रीट बिहेवियर ही शो करेंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अब हमने मान लो कि ये डिस्टेंस थोड़ी और कम कर दी, यानी कि एटम्स को और पास में ले आए, तो यहां पे हम एक डिस्टेंस d2 रखेंगे। तो सिंस ये जो एनर्जी लेवल्स है, तो इसमें इस लेवल में कितने स्टेट्स है 2n, इसमें कितने हैं 2n, इसमें कितने हैं 6n, और इसके कितने हैं 2n, और इसके कितने हैं 6n। बट इन 6n में से 2 फिल्ड है बट 4 अनफिल्ड है। तो सिंस ये जो स्टेट्स होंगी 3s और 3p, ये आपस में इंटरैक्ट होना शुरू होंगी, क्योंकि दीज आर द इनर शेल्स। ये जो शेल्स है ये इनर शेल्स है, यानी कि इनर शेल्स। तो इनर शेल्स इंटरैक्ट नहीं करेंगी, तो अब कौन सी स्टेट्स इंटरैक्ट होना शुरू होंगी, 3s और 3p। तो सिंस हमारे पास एक क्रिस्टल है तो एटम्स कितने हैं, n एटम्स। तो जब ये डिस्टेंस d3 यानी कि और पास ले आया हमने एटम्स, तो ये एनर्जी लेवल्स ऐसे ही रहेंगी, बट ये स्प्लिट होना शुरू होंगी। ये ऐसे स्प्लिट होगी और ये ऐसे स्प्लिट होगी, ये ऐसे स्प्लिट होगी और ये भी यहां से स्प्लिट होगी। तो इन्होंने इंटरैक्ट शुरू किया, यानी कि अब जब हमने इन्हें डिस्टेंस यहां ले आए, यानी कि d2 डिस्टेंस पे, d2 डिस्टेंस पे, तो क्या लिखेंगे, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन इज व्हेन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग r इज इक्वल टू d2। तो क्या हुआ, यानी कि ये जो 3s स्टेट और 3p स्टेट है स्प्लिट होना शुरू हुई है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि जो 3s एंड 3p स्टेट है इन्होंने स्प्लिट, यानी कि इनकी एनर्जी स्प्लिट हुई, स्प्लिटस 3s एंड 3p स्प्लिटस इनटू कितने लेवल्स में, इनटू n लेवल्स में, क्योंकि हमारे पास n एटम्स है। तो ये यहां से एक कंटिन्यूअस बैंड बनाएंगे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो मेन एटम की एनर्जी थी वो इतनी थी, बट इसमें कुछ लेवल स्प्लिट हुई जिनकी एनर्जी ज्यादा है और कुछ स्प्लिट ऐसे हुई कि जिनकी एनर्जी कम थी। यहां भी ऐसे ही हुआ कि स्प्लिट ऐसे हुई कि उन एनर्जी लेवल्स की कुछ की एनर्जी ज्यादा है और कुछ एनर्जी लेवल्स, यानी कि जो लेवल्स हैं उनकी एनर्जी कम है। तो जब हम यहां पे पहुंचे तो 3s और 3p स्प्लिट होना शुरू हुई। तो इन्होंने क्या किया कि स्प्लिट ऐसे हुई, सम लेवल्स हैव मैक्सिमम एनर्जी, कुछ की ज्यादा एनर्जी है और कुछ की कम एनर्जी है। दोनों में ऐसे हुआ, यहां इनकी ज्यादा है, यहां इनकी ज्यादा है, इसमें इनकी कम है और यहां इनकी कम है। तो सम लेवल्स हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड सम लेवल्स हैव मिनिमम एनर्जी। तो कुछ की ज्यादा है तो कुछ की कम है, एज कंपेयर टू किससे, जो हमारा इंडिविजुअल या आइसोलेट एटम था। जो हमारे आइसोलेट एटम थे उनकी एनर्जी इतनी थी, बट जो ही ये पास में आ गए तो कुछ एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गई, कुछ एनर्जी लेवल्स कम हो गई। तो इनमें जो होता है कि इनकी एनर्जी जो होती है
वो गायब होती है, यानी कि जो एनर्जी गैप यहाँ पे हमें दिख रही थी तो यहाँ हमें कोई एनर्जी गैप नहीं दिखेगी। तो ये कंटिन्यूअस बैंड बनाएंगे। अब हम और डिस्टेंस कम कर लेंगे, यानी कि अब हम एक और डिस्टेंस लेंगे, नंबर 3। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि अब ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग d1 के बराबर होगा। तो व्हेन r इज इक्वल टू d1, तो d1 में क्या हुआ कि हमारे पास अब कितनी स्टेटस है कि और डिस्टेंस हमने और रिड्यूस की, यानी कि व्हेन r इज इक्वल टू d1 यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज फर्दर रिड्यूस्ड। जब हमने और कम की तो हमारे पास कितनी स्टेटस थी अब कि जब यहां हमने देखा तो यहां पे कोई एनर्जी गैप, यानी कि जो एनर्जी गैप होती थी इनके दरमियान, वो इसमें डिसअपियर हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी गैप जो थी, एनर्जी गैप तो कब डिसअपियर हुई, व्हेन r इज इक्वल टू d2, तो एनर्जी गैप डिसअपियर हुई थी। जो इंडिविजुअल दिखा रहे थे तो इन्होंने डिसअपियर कर दी वो एनर्जी गैप। बट जब हमने और डिस्टेंस कम कर दी, यानी कि यहां पहुंच गए हम d1 पे, तो हमारे पास स्टेटस कितनी है ये, तो हमारे पास 8n स्टेटस है। 2 किसकी है, 2 है 3s की और 6 है 3p की। हमारे पास 8 स्टेटस है। तो यहां पे क्या होता है कि इन 8 स्टेटस में 4n स्टेटस जो होते हैं वो फिल होते हैं, स्टेटस फिल्ड, और जो 4n रहते हैं वो अनफिल्ड रहते हैं। तो यहां से ये पहले वो फिल हुए और ये अनफिल हुए, बट ये भी वहां पे अभी एक कंटिन्यूअस बैंड बना रहे। तो अब नंबर 4, तो यानी कि यहां पे हमने देखा कि ये अभी फिल्ड और अनफिल्ड है हमारे पास, यानी कि 4 फिल हो गए आउट ऑफ 8n स्टेटस, तो 4 अभी अनफिल्ड है, बट ये अभी कंटिन्यूअस ही है, अभी ये कंटिन्यूअस ही है। अब क्या होता है कि जब ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो यहां पे हम a लिखेंगे जो मैंने पहले ही कहा था। तो नंबर 4th ऑब्जर्वेशन है कि ये व्हेन r इज इक्वल टू a, दैट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, कि अब एटम्स बहुत करीब है, यानी कि एक क्रिस्टल बन गया है। तो फिर से क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेवल यहां पे अभी तक कंटिन्यूअस थी, तो यहां से क्या होता है जब हम ए पे पहुंचते हैं, यानी कि इस ए को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जहां पे क्रिस्टल में अब एटम्स पूरे अपने एक अरेंजमेंट में है। तो यहां से क्या होता है कि ये बैंड फिर से अलग होता है। यहां से एक बैंड हमें मिलता है, ये वाला बैंड, और ये जो है यहां से एक और मिलता है, ये वाला बैंड। तो यहां से ये फिर से सेपरेट होते हैं, यानी कि एक गैप आती है इनके दरमियान। तो जब क्या हुआ कि r इज इक्वल टू ए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो जो ये 4n स्टेटस थी फिल्ड और अनफिल्ड, दे आर सेपरेटेड बाय ए गैप, तो इनमें एक गैप आती है। तो नंबर 4th क्या हुआ है कि व्हेन दे आर एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो 4n स्टेटस जो फिल्ड है और जो 4n स्टेटस क्या है अनफिल्ड, तो उनमें फिर से एक गैप पैदा होता है। तो जो 4n फिल्ड और जो 4n अनफिल्ड होते हैं तो वो सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड बाय अ गैप, बाय अ गैप। तो इनके दरमियान फिर से एक गैप आती है, तो उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो कब हुई कि जब ये एटम्स एक दूसरे से, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास पहुंच गई, तो हमें मिली वहां से क्या कि एक और गैप बढ़ रही है, यानी कि जो पहले इंडिविजुअल्स में गैप होती थी, ऐसी एक गैप आई हमारे बैंड्स में। बट ये बैंड्स जो है ये कंटिन्यूअस है। तो 4n जो नीचे है वो फिल्ड है, 4n जो ऊपर है वो अनफिल्ड है। तो ऐसा क्यों हुआ, 4n जो नीचे है वो फिल क्यों हुए,
क्योंकि ये अपनी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में जाना चाहेगा जिसमें उसे कम एनर्जी है। तो ये जो स्टेटस है इनमें इसकी एनर्जी बहुत कम है, बट ये जो स्टेटस है इसमें इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो 3s और 3p में ऐसे दिख रहे थे, तो कैसे आएंगे, ये कहाँ जाएंगे, वो उन स्टेट्स में जहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत कम होगी, तो ये जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो इन्होंने अब क्या बनाया कि यहाँ पे हमें मिली फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एक गैप मिली हमें, और यहां से हमें मिले दो बैंड्स। ये ऊपर वाला बैंड है, इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला बैंड है उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो हमें एनर्जी के बैंड्स मिले, वो एनर्जी के बैंड्स जो नीचे हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस बैंड, जो ऊपर मिले वो है कंडक्शन बैंड, और जो इनके दरमियान गैप मिली वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब हमें यहां से पता चला कि ये कंटिन्यूअस बैंड बना रहे हैं, बट एनर्जी गैप आ रहा है सॉलिड्स में, यानी कि अभी हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल देख रहे थे, तो यहां से हमें मिली ये कि इनकी एनर्जी गैप ऐसे हो रही है। तो अब हमें मिले दो बैंड्स, एक मिला हमें वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, ये एक ऐसा बैंड होता है जो ऑक्यूपाई हुआ होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड क्या होता है, अ बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ये बैंड फिल होता है। और जो कंडक्शन, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड, जो फिल होता है बट हाईएस्ट एनर्जी बैंड। और क्या कहेंगे, इट इज हाईएस्ट फिल्ड बैंड। तो हाई में जो सबसे फिल होगा उस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इसके साथ हमें एक और बैंड मिला, कौन सा, दैट इज कंडक्शन बैंड। तो नंबर 2 कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड भी बैंड होता है जिसे ऑक्यूपाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से आएंगे और कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कंडक्शन बैंड को, जो ऑक्यूपाई हुआ हो, occupied by electrons coming from valence band। तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो उसे हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड। कोई ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन से जो वैलेंस बैंड से आएंगे, और इसे हम कहते हैं लोवेस्ट फिल्ड। यानी कि अगर ये फिल होगा तो उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे, तो लोवेस्ट फिल्ड बैंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, इट मे बी फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, या इसमें नहीं हो सकते, इट मे बी एम्प्टी, ये एम्प्टी हो सकता है, इट मे बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। तो ये पार्शियली फिल होता है या एम्प्टी होता है। तो इस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसके अलावा आती है इसमें फर्मी एनर्जी। तो सिंस अब हमें मालूम है कि हमें एक बैंड तो मिला है, तो हमें एक एनर्जी बैंड मिला है। मान लो हमारे पास एक एनर्जी बैंड है, ये है वैलेंस बैंड VB, यहां रही एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, और यहां पे हमारा है कंडक्शन बैंड CB। तो ये फॉरबिडन गैप कितनी होगी अभी देख लेंगे आगे कितनी होती है। तो अगर हमारे पास जो हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल होगी वैलेंस बैंड में, मान लो ये एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड की बट फिल्ड है, तो क्या कहेंगे कि हमारे पास एनर्जी बैंड था, दिस इज एनर्जी बैंड। तो वैलेंस बैंड में ये वाली लेवल हाईएस्ट फिल्ड लेवल, हाईएस्ट फिल्ड लेवल, मगर कहां पे, इन वैलेंस बैंड।
इन वीबी। तो हाईएस्ट फिल्ड लेवल इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। और ये फर्मी एनर्जी लेवल यहां पे हमने बताई, और जो एनर्जी इसके कारस्पॉन्ड्स होगी, यानी कि इस एनर्जी लेवल को कितनी एनर्जी होगी, यानी कि जो एनर्जी होगी इस लेवल के पास, तो उसे कहेंगे हम फर्मी एनर्जी। तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जो अब मेटल्स होते हैं, उन्हें हमने एक्सप्लेन किया एनर्जी बैंड से। तो हमने क्या देखा वहां पे, क्या जो आइसोलेटेड एटम्स होते हैं उनकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल सुप्लिट होती है। तो कैसे सुप्लिट होती है वो भी हमने देख लिया कि कैसे सुप्लिट होती है। तो अब हम इस एनर्जी बैंड के जरिए एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं।